Hello friends, welcome to my channel RK BioHub, a complete biology solution for class 11th and 12th. Now, today we are discussing about cell theory. In the last topic, हमने क्या डिस्कस किया था about the cell, its discovery, how the cell discover, about the microscope, who discovered microscope. जिन बच्चों ने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है वो इन चीजों को समझने के लिए मेरा फर्स्ट वीडियो देख ले, सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ अ सेल वेरियस डिस्कवरीज स्टार्ट. इन्वेंशंस हुई, कुछ डिस्कवरीज हुई which are very important for the biology point of view. Now today we are discussing about cell theory. After the discovery of cell and the microscope and improvement in the techniques of the microscope, now this theory was proposed. This theory basically proposed by two biologists. One is Sheldon and another is Schwann. जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट वीडियो में कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट किया कि सर आपकी वीडियो काफी लंबी हो रही है, तो मैंने क्या किया, इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ पॉइंट्स को पहले ही यहाँ पर लिख दिया है ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो. आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको याद कर सकते हैं, इन पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं. बट फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज को समझ लीजिए. अब मैं बता रहा हूं कि सेल थ्योरी को प्रपोज किसने किया, चिल्ड्रन एंड श्वान ने. कब किया, 1838 में किया, इन दोनों ने मिलकर. ये दोनों थे कौन, ये जो चिल्ड्रन की बात करें हम, ही इज अ जर्मन बायोलॉजिस्ट, जर्मन बॉटनिस्ट, and Schwann is the German zoologist. अब बॉटनिस्ट कौन हुआ, बॉटनिस्ट वो हुए जो स्टडी करते हैं किस चीज को, बॉटनी को. एंड बॉटनी क्या है, it's a branch of biology in which plants are studied. क्या स्टडी करते हैं इसमें हम, बॉटनी में प्लांट्स की स्टडी करते हैं. और zoology, zoology मीन zoo मीन एनिमल, एनिमल की स्टडी को क्या बोलते हैं हम, zoology बोलते हैं. और जो zoology को स्टडी करते हैं या zoology के जो बायोलॉजिस्ट है उसे हम क्या बोलते हैं, जोलॉजिस्ट बोलते हैं. सेल थ्योरी को दो जर्मन बायोलॉजिस्ट ने स्टडी किया, प्रपोज किया. वन इज शील्डन एंड अनदर इज श्वान. इन दोनों ने क्या किया, अपने जो थ्योरी थी उसको जिस पेपर में स्टेप किया, उस पेपर का नाम क्या था, माइक्रोस्कोपिक इन्वेस्टिगेशन ऑन द स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ इन द एनिमल्स एंड द प्लांट्स. इन्होंने क्या किया कि माइक्रोस्कोप की मदद से इन्वेस्टिगेशंस की, किसकी, स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स की. तो इस स्ट्रक्चर में उन्होंने क्या पाया कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म मे बी प्लांट और animal basically made by cells of different kind. Cells may be of similar kinds too. No, cell theory states that, मैं इसे अंडरलाइन करता हूं, the bodies of all the organisms are made up of cells and their product, so that cells is a unit of both structure and the function of living organisms. उन्होंने भी यही बताया, क्या बताया कि सेल जो है, जो हमने लास्ट टाइम किया था, सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ
इन्होंने भी यही बोला कि सेल क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, द स्ट्रक्चर ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू द structure of the cell, arrangement of the different types of the cell, and function of the cell means, function of the body means, function of every part of the body is due to the function of the cells. अगर मेरी ग्रोथ हो रही है, किसी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो रही है, इट इज ड्यू टू द डिवीजन ऑफ द सेल। अगर कोई सीड प्रोड्यूस हो रहा है, कोई फ्लावर प्रोड्यूस हो रहा है, एवरीथिंग इज ड्यू टू द सेल। So cell is the structural and functional unit of every living organisms. Now आगे क्या है कि formulation of cell theory. सेल थ्योरी की फॉर्मेशन कैसे हुई? सेल थ्योरी की फॉर्मेशन में बच्चा हम क्या क्या चीजें नोट करते हैं। फर्स्ट, किसी भी चीज की जब हम डिस्कवरी, जब किसी भी थ्योरी को हम जब प्रपोज करते हैं, थ्योरी को जब एक्सप्लेन करते हैं, उस थ्योरी को हम ऐसे नहीं लिखते थे। अबे लिखने के लिए पहले क्या चाहिए हमें? लिखने के लिए पहले सबसे पहले पॉइंट्स क्या होते हैं? ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले क्या करना होता है? हमने ऑब्जर्व करना होता है। जिस चीज की हम स्टडी कर रहे हैं उसको पहले हमें डीपली ऑब्जर्व करना पड़ता है, डीपली मॉनिटर करना पड़ता है। मॉनिटर करने के बाद सेकंड पार्ट क्या आता है? हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है? कुछ चीजों को हम मानते हैं, इसमें कुछ चीजों को मानना पड़ता है ताकि वो बाद में क्या हो सके, जो हम प्रपोज कर रहे हैं उसके बाद उस चीजों की प्रॉपर्ली इन्वेंशंस हो सके, डिस्कवरीज हो सके। थर्ड क्या आता है? थ्योरी को फॉर्मुलेशन करना, फॉर्म करना, फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरी। सबसे पहले हमने उसको ऑब्जर्व किया, फिर उसके पॉइंट्स को नोट किया, कुछ चीजों को हमने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया, कुछ चीजों को फॉर फ्यूचर इन्वेस्टिगेशंस के लिए छोड़ दिया। इन दोनों को करने के बाद हमने क्या किया? उन्होंने क्या किया? फॉर्म क्या की? थ्योरी फॉर्म की। थ्योरी का नाम क्या है? सेल थ्योरी। उन्होंने किसकी स्टडी की थी? उन्होंने स्टडी की थी क्या? प्लांट्स और एनिमल्स की। दैट एवरी प्लांट एंड द एनिमल, दैट इज एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ सेल्स। सेल्स में बी ऑफ डिफरेंट सिमिलर टाइप्स और ऑफ डिफरेंट टाइप्स। आफ्टर दैट जैसे ही इसकी फॉर्मुलेशन होगी, किसी ने कुछ कहा, जिसमें आपको बोला कि ये पॉइंट्स मैंने क्यों लिखे, ताकि मेरी वीडियो थोड़ी सी जल्दी बन जाए और मैं आपको पॉइंट लिखने के लिए टाइम का वेस्ट ना करूं। ये क्या हुआ? इसमें मैंने थोड़ी सी इसको मॉडिफिकेशन की। तो फोर्थ क्या आता है? मॉडिफिकेशन। वही लिखा है मैंने यहां पर। इट इन्वॉल्व ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरी एंड मॉडिफिकेशन। ठीक है। अब ये ऑब्जर्वेशन जो थी वो स्टार्टेड कब हुई? ऑब्जर्वेशन जो थी वह स्टार्टेड बाय माल्थस शिल्डन। माल्थस कौन? अब आप पूछोगे माल्थस कौन है? माल्थस शिल्डन इसका पूरा नाम है। जो क्या कौन है? जो हमारा जिन्होंने क्या किया? ये सेल को थ्योरी को प्रपोज किया है। ये ही इज द जर्मन बॉटनिस्ट। उसने क्या प्रपोज किया? एक्सप्लेन ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट टिश्यू। इसने बड़े ज्यादा प्लांट टिश्यू को स्टडी किया, प्लांट टिश्यू किया, और कंक्लूजन क्या निकाला? He proved that cell constitute ultimate unit of all plant tissue। उसने क्या निकाला? वही जो हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि टिश्यू, जो प्लांट टिश्यू है वो किससे बना है? सेल्स से बना हुआ है। इज इट क्लियर? इन शॉर्ट इस थ्योरी का मेन मोटो क्या था? घूम फिर कर नहीं पर आना, कहां पर? सेल पर। कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे बने हैं? सेल से बने हैं। वेदर अ प्लांट और अ एनिमल, everything is composed, every living organism is composed of plant cells. After that, श्वान ने भी 1838 में सेपरेटली, इंडिविजुअली स्टडी किया डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू इंक्लूडिंग डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। इसने भी क्या किया? इसने भी वही किया जैसा किसने किया था? माल्थस ने किया था, वैसे ही श्वान ने किया। श्वान ने भी सेम किया। इसने क्या किया? श्वान ने बहुत ज्यादा किसको देखा? एनिमल टिश्यूज को स्टडी किया। एनिमल
टिश्यू, इवन की एम्ब्रियो ऑफ द डेवलपिंग एनिमल, उसको स्टडी किया, वही लिखा उसने। उसने क्या किया, इसने एक चीज और बोली, इसने बोला कि जितने भी एनिमल सेल्स है दे लैक सेल वॉल। उन्होंने एक चीज बोली कि जितने भी एनिमल्स है दे लैक सेल वॉल, बट ऑल द एनिमल सेल आर बाउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन। उन्होंने बोला कि जितने भी सेल एनिमल सेल्स है उनके आगे पीछे एक मेम्ब्रेन है जो क्या करती है, उसको एक प्रॉपर शेप देती है, जो बीच में साइटोप्लाज्म है उसको बाउंड करके रखती है। उन्हें क्या बोला कि सेल एक मेम्ब्रेन होती है। सेल्स ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सिमिलर। अब कंक्लूजन क्या निकल होगा कि प्लांट और एनिमल सेल्स आर प्रपोज, इस थ्योरी में क्या बोला गया कि सभी किससे बने हैं, सेल्स सभी के सभी किससे बने हैं, ये बने हैं मेड ऑफ सेल्स, एनिमल सेल्स। एनिमल जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे बने हैं, वो बने हैं सेल से बने हैं, एंड इट्स प्रोडक्ट। मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूं कि एवरी according to the cell theory, every living organism, whether a plant or an animal, every organism mainly made by cells. Cells are maybe of similar types or of different types. तो इस चीज को नोट करना बच्चा, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सभी किससे बने हैं, सेल से बने हुए हैं। इज इट क्लियर? नाउ जैसे मैंने आपको बताया कि हमने क्या किया, चिल्ड्रन के बारे में भी पढ़ा, श्वान की भी थ्योरीज के बारे में पढ़ा। चिल्ड्रन ने, मार्था चिल्ड्रन ने हमें 1838 में क्या बताया अबाउट दी प्लांट सेल्स के बारे में, और श्वान ने क्या बताया हमें एनिमल सेल्स के बारे में। तो दोनों ने मिलकर क्या किया, दोनों ने मिलकर कंपेयर की देयर फाइंडिंग्स। फर्स्ट पॉइंट क्या किया, कंपेयर देयर, जो भी फाइंडिंग्स थी उनको कंपेयर किया कि भाई हम दोनों में कोई बात अलग तो नहीं है। कंपेयर करने के बाद डिस्कस किया हाइपोथेसिस को, डिस्कस किया श्वान की हाइपोथेसिस को, और प्रपोज की सेल थ्योरी इन 1839। जो क्या किया, थ्योरी को प्रपोज किया 1839 में। पहले क्या किया इन्होंने, कंपेयर किया देयर फाइंडिंग्स, डिस्कस की श्वान की हाइपोथेसिस कि उसने क्या कहा है, और प्रपोज की सेल थ्योरी। अब इस थ्योरी के 4 मेन पॉइंट्स थे जो मैंने यहां अभी लिख दिए हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए। आप इसका भी स्क्रीनशॉट अलग से ले सकते हो ताकि बाद में इसको रिकॉल कर सको। फर्स्ट क्या है, मैंने वही बताया आपको, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किससे बने हैं, सेल से बने हैं, एंड देयर प्रोडक्ट्स। सेकंड, ईच सेल इज मेड अप ऑफ स्मॉल मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म। यस, ये पॉइंट समझाता हूं मैं आपको। प्रोटोप्लाज्म, इस चीज को ध्यान से देखना बच्चा, ये आपको हमेशा काम आएगा। प्रोटोप्लाज्म, बायो में ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रोटोप्लाज्म मीन लिविंग मटेरियल विद इन सेल मेम्ब्रेन के अंदर। जो भी ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा, ऑर्गेनल्स होंगे, और बीच में क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा। ठीक है ना, ये मान लो कोई सेल ऑर्गेनल्स हैं जो हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब हम एनिमल सेल या प्लांट सेल के बारे में पढ़ेंगे उस पर डिस्कस करेंगे हम। तो ये आ गया न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी मटेरियल है उससे हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। जो सेल के अंदर है और न्यूक्लियस से बाहर है उसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, और जो इस न्यूक्लियस के अंदर है उसे बोलते हैं
nucleoplasm. तो व्हाट इज साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म it is a protoplasm, यहां बोल सकते हैं liquid material which is outside the nuclear membrane and in within the cell membrane. और nucleoplasm क्या हुआ? Which is within the nucleus के बीच में. Protoplasm consist of, ध्यान रखना, प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या होता है? न्यूक्लियस, लिविंग फ्लूइड इंक्लूडिंग, क्या क्या होगा इसमें? इसमें होगा जितने भी क्या है, न्यूक्लिक एसिड, आयंस, मोनोसेक्राइड्स, सेल ऑर्गेनल्स, एटेस्ट्रा, इसे हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म is a living material which is present within the cell membrane. Cytoplasm, it is a living fluid या material which is present within the cell membrane but outside the nuclear membrane. And nucleoplasm is a living fluid which is present within the nucleus. Is it clear? अब each cell is made up of small mass of protoplasm containing, उसमें क्या होता है? उसमें पड़ा होता है न्यूक्लियस होता है, in its inside and a plasma membrane, और जो समझाया मैंने आपको, with or without cell wall, ये हम डिस्कस करते हैं बाद में. All cells are basically alike in their chemistry and physiology. जितने भी सेल्स हैं वो सभी के सभी हर तरीके से एक जैसे होते हैं. उसमें कुछ अलग अलग होती हैं, कुछ डिफरेंसेस होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे बाद में. Activities of an organism are the sum total of activities and the interactions of all the constituent of its constituents cells. ठीक है? Activities, किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो एक्टिविटीज होती हैं वो सम टोटल ऑफ द एक्टिविटीज एंड इंटरेक्शंस होती हैं. किसकी? सभी सेल्स की. अब मैं बोल ही रहा हूं, बोलने के लिए अलग अलग टाइप के सेल्स, मे बी मेरी टंग होगी, मेरे वॉइस बॉक्स होगा, उसके बाद जो मेरे हाथ के हाव भाव है, जो फेस के हैं आगे पीछे, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स में क्या है? इंटरेक्शन है, और सभी टोटल सभी इकट्ठे मिलकर मेरी बॉडी के मूवमेंट में और वेरियस एक्टिविटीज में हेल्प कर रहे हैं. दीज आर द 4 पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स ऑफ द सेल थ्योरी व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा सेल थ्योरी वाज बेसिकली प्रपोज्ड बाय 2 biologists, both are German biologists. One is German botanist and another is German zoologist, Schilden and Schwann. In 1839 proposed a theory which is mainly a combined action of both the biologists. Oh, now अब जैसे ही सेल थ्योरी बनी, उसको थोड़ा मॉडिफाई किया गया सेल थ्योरी को आफ्टर सम टाइम, और उस थ्योरी को क्या बोला गया? सेल डॉक्ट्राइन और सेल प्रिंसिपल. तो अब हम इसको नया, इस सेल थ्योरी की जगह हम नया टॉपिक भी यूज कर सकते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? सेल प्रिंसिपल. आहिस्ता आहिस्ता सेल में काफी ज्यादा डिस्कवरी होती गई, और जो हमारी बायो है वो काफी ज्यादा डेवलप हो गई. अब सेल थ्योरी के बाद क्या आया? सेल प्रिंसिपल. अब इसमें क्या बोला गया? मैंने कुछ पॉइंट्स यहां पर नोट किए हैं. सेम पॉइंट है. फर्स्ट, द बॉडी ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ cells and their product, as I already explained to you. Second, cells are the unit of structure in the body in the living organisms. Third, cells are the unit of function in living organisms. Every function of the living organism is due to the function of the cell. Fourth, while a cell can survive independently, हाँ ये पॉइंट है, एक सेल जो सर्वाइव कर सकता है इंडिपेंडेंटली, बट उसके ऑर्गन जो है आहिस्ता आहिस्ता डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, वो सर्वाइव इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकते. अगर एक सेल जो है, होल सेल तो
सर्वाइव कर जाएगा, बट हम सेल ऑर्गेनल्स को निकाल के अलग रख देंगे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, बिकॉज दे डिपेंड अपॉन वन ईच अदर. नेक्स्ट, सेल बिलोंग to diverse organism and different regions in of the same organism have a fundamental similarity in their structure, chemical composition and metabolism. देखो सेल जो है अलग अलग जगह के सेम ऑर्गेनिज्म में, मैं सपोज हम किसी एनिमल की बात करते हैं, कोई एनिमल ए है जो कहाँ रहता है, एशिया में, और वो कहाँ रहता है, अफ्रीका में. उन सभी में जो सेल्स की एक्टिविटी है, सेल का स्ट्रक्चर है, वो ऑलमोस्ट सेम होगा, बट कुछ उसमें डिसिमिलरिटीज हो सकती हैं. बेसिकली उसकी कंपोजिशन और मेटाबॉलिज्म सेम होगा. लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द सेल बिकॉज ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द लाइफ आर परफॉर्म्ड बाय द सेल. लाइफ किसके अंदर है, हम बोलते हैं लाइफ हमारे, नो, लाइफ हमारे सेल्स के अंदर है. नेक्स्ट, डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिफिक रीजन द सेल्स गेट मॉडिफाइड. देखो सेल्स अपने आप को कैसे क्या करते हैं, मॉडिफाई करते रहते हैं. कैसे मॉडिफाई करते हैं, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको. हमारे आरबीसीज, ध्यान से मेरा बच्चा, आरबीसीज का फंक्शन क्या होता है, जो रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, इनका फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट करना ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालना, लंग्स तक पहुंचाना. अब आपको पता है ट्रांसपोर्ट कब होगा, ये सेल है, अगर इसमें न्यूक्लियस भी होगा तो जगह काफी कम होगी. तो क्या करते हैं ये सेल्स, जो आरबीसी मेच्योर होते हैं, उनके बीच में से न्यूक्लियस अपने आप क्या हो जाता है, एब्सेंट हो जाता है, ताकि ज्यादा स्पेस बन जाए, और ज्यादा स्पेस होगी तो ज्यादा ट्रांसपोर्ट होगा. एक ट्रक है जो ट्रांसपोर्ट करता है, अगर उसमें आधी हमने क्या कर दिया, ईंटें रख दी, और आधी जगह पर सामान कितना आएगा, थोड़ा आएगा. वैसे ही आरबीसी ने को अपने आप भी क्या किया, उन्होंने मॉडिफाई कर लिया. क्यों मॉडिफाई किया, न्यूक्लियस उसमें से क्यों निकाला, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन वो अंदर डोकर लेकर जा सके और ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर लेकर आ सके. ये आ गया इसमें. ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व द ग्रोथ एंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेल. ग्रोथ ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू द ग्रोथ एंड द डिवीजन, बेसिकली डिवीजन ऑफ द सेल. मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ये क्लियर किया था कि एक जो बच्चा न्यूबॉर्न बेबी है, उसमें कितने सेल्स होते हैं, उसमें होते हैं 2 × 10 की पावर 12. बट जैसे ही बच्चा क्या करता है, ग्रो करता है, उसमें अबाउट 100 ट्रिलियन तक सेल बढ़ जाते हैं. नेक्स्ट, जेनेटिक इंफॉर्मेशन. यस, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ये हम आगे पढ़ेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. जेनेटिक इंफॉर्मेशन, हमारे हर एक सेल में हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है कि हम कैसे होंगे, हमारा स्ट्रक्चर कैसे होगा, और वो इंफॉर्मेशन किस में स्टोर होती है, वो होती है हमारे क्रोमोसोम्स में. और क्रोमोसोम्स कहां होते हैं, विद इन दी न्यूक्लियस के अंदर. ये भी हम एक्सप्लेन करेंगे, मैं नेक्स्ट वीडियोस में करूंगा. जेनेटिक इंफॉर्मेशन, लाइफ पासिस फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ लिविंग सेल्स. हम में ये लाइफ कहां से आई, ये लाइफ आई हमारे पेरेंट्स से. हमारे पेरेंट्स ने क्या किया, हमने 10th में रिप्रोडक्शन पढ़ी है. पेरेंट्स ने क्या किया, फादर के स्पर्म्स जो लिविंग है, मदर की ओवम जो लिविंग है, दोनों में क्या हुआ, फ्यूजन हुआ, जिससे क्या हुआ, एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुआ, जिसे हम क्या बोलते हैं, बेबी, न्यूबॉर्न बेबी. उसके बाद आगे डेवलपमेंट, डॉटर सेल्स बोलते हैं. आगे न्यू सेल्स अराइज, सॉरी, सेल्स आर टोटियोपोटेंट. यस, ये वर्ड देखना, टोटियोपोटेंट. टोटियोपोटेंट, ये क्या मतलब है कि एक सेल से पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है. सेम ऑर्गेनिज्म, जिस ऑर्गेनिज्म का वो सेल है, उससे नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाता है. सेल हैव द कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस द होल ऑर्गेनिज्म. दिस इज नोन एज टोटियोपोटेंट. इज इट क्लियर? So there are some objections to in the cell theory. The first objection is virus. वायरस के बारे में हम आगे और एक्सप्लेन करूंगा, मैं एक अलग ही टॉपिक बना दूंगा, बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इन
बायोलॉजी। अब वायरस के बीच में हमने क्या है, वायरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको हम ना तो लिविंग बोलते हैं ना नॉन लिविंग बोलते हैं, बिकॉज इसके पास कोई सेल ऑर्गेनल नहीं, कोई न्यूक्लियस नहीं। इसमें एक ही प्रॉपर्टी है कि ये रिप्रोडक्शन करता है बस, और रिप्रोडक्शन भी ये खुद नहीं करता, किसी और सेल के अंदर जाएगा। इसमें सिर्फ एक ही चीज है, जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन की बॉडी। ये किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर जाकर अपने आप को क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा। तो ये अभी भी ऑब्जेक्शन है सेल थ्योरी में, क्योंकि सेल थ्योरी में क्या बोला गया कि सेल जो है वही क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, सेल में सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, बट यहाँ पर ऐसी कोई चीज नहीं है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्शन इज वायरस। सेकंड, bacteria and cyanobacteria. These are those single-celled organisms which lack a true nucleus. इसके अंदर कोई nuclear membrane नहीं है, and most of the cell organelles are also absent in these. तो this is also an objection. But हमने चिल्ड्रन और श्वान की थ्योरी में पढ़ा कि सभी में क्या होंगे, सेल ऑर्गेनल्स होंगे और न्यूक्लियस होगा। थर्ड आता है RBC, red blood corpuscles. These are also enucleated, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता। फोर्थ, प्रोटोप्लाज्म जो है, जो लिविंग मटेरियल है, वो ड्राई हो जाता है किसमें, स्किन सेल्स में एंड कॉर्क सेल्स के बीच में। तो बट उन्होंने क्या बताया था कि सभी के सभी में क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म होगा और वो प्रॉपर्ली फंक्शन करेगा। बट दीज आर सम ऑब्जेक्शंस व्हिच आर इन दी सेल थ्योरी। नाउ दिस इज अ स्मॉल टॉपिक ऑन द सेल थ्योरी। इसमें हमने क्या एक्सप्लेन किया, सेल थ्योरी को एक्सप्लेन किया, उसके बाद किस किस ने इसको प्रपोज किया था उसके बारे में किया। आफ्टर दैट मॉडिफिकेशन इन दी सेल थ्योरी एज सेल प्रिंसिपल्स और सेल डॉक्ट्राइन के बारे में स्टडी किया और ऑब्जेक्शंस के बारे में स्टडी किया। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब बाय यूट्यूब एजुकेशनल चैनल RK Bio Hub, a complete biology की solution. Now in this video, in this channel, मैं आपको टॉपिक वाइज कंप्लीट बायोलॉजी के बारे में समझाऊंगा। हर एक टॉपिक जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और आपके इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।